अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने गुमशुदा शख्स की बीवी और छोटा भाई मेरे पास आए थे। वो मौसम बरसात की एक अबर आलू शाम थी। आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा था। अगर कुछ देर के लिए बारिश थम भी जाती तो बूंदाबांदी का अमल रुकने का नाम नहीं लेता था। इस वक्त भी माहौल में ऐसी ही कैफियत तारी थी। मैंने इन देवर भाभी को अपने कमरे में बुलाया और बैठने के लिए कहा। जब वो दोनों मेरे सामने बैठ चुके तो मैंने इनकी तरफ मुतवज्जा होते हुए पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं और इस कदर परेशान क्यों हैं? थानेदार साहब, मेरा नाम अजीम है। हम मौजा मोमिनाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मेरी भाभी शादा हैं। उसने अपने बराबर में बैठी हुई औरत की जानिब इशारा करते हुए दुखी लहजे में बताया। हनीफ भाई का कुछ पता नहीं चल रहा, वो कल से गायब हैं। गायब का क्या मतलब हुआ? मैंने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। मौजा मोमिनाबाद मेरे थाने की हुदूद में आता था और ये गांव थाने से महज 2 मील के फासले पर मशरिक में वाक़ था। मैं अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और सवालिया नज़र से बारी बारी इन दोनों को तकने लगा। वो कल सुबह जमालपुर गया था। शादा ने गुलूगीर आवाज़ में बताना शुरू किया। हनीफ ने मुझसे यही कहा था कि वो शाम से पहले लौट आएगा। जब वो पिछली रात तक वापस नहीं आया तो मैंने खुद ही ये समझ लिया कि वो वहीं जमालपुर में रुक गया है और सुबह जाएगा। मगर सुबह से शाम हो गई, थानेदार साहब और हनीफ का कोई खैर खबर ही नहीं है। जमालपुर नामी वो गांव मेरे थाने से 5 मील के फासले पर मगरबी सिमत में वाक़ था, यानी मोमिनाबाद से 7 मील की दूरी पर। इन दिनों मैं ज़िला साहिवाल के एक दूर उफ्तादा थाने में तैनात था। शादा के बयान के जवाब में मैंने पूछा, तुम्हारा खामिन जमालपुर क्या लेने गया था? लेने नहीं, हनीफ देने गया था, शादा ने जल्दी से कहा। मैं पूछे बिना न रह सका, क्या देने और किसको देने? वो बात यह है थानेदार साहब, शादा वजाहत करते हुए बोली। उधर जमालपुर में हनीफ का एक दोस्त रहता है, उसका नाम इसहाक डोगर है। इसहाक एक छोटा काश्तकार है। पिछले साल हनीफ ने इसहाक से कुछ रकम उधार ली थी। इस साल हमारी गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई है, जिसकी वजह से हमने खूब पैसा कमाया है। हनीफ उधार वाली वो रकम इसहाक डोगर को वापस करने गया था। शादा 25-26 साल की भरे भरे जिस्म की मालिक एक दिलकश औरत थी। उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए मौजू और मुनासिब अल्फाज का सहारा लेना लाजिम ठहरता था। उसका पुरकशिश सरापा सिन्फ मुखालिफ के दिल को ज़ेर व ज़बर करने की सलाहियत से माला माल था। मुख्तसर अल्फाज में इसे मौजा मोमिनाबाद की ब्यूटी क्वीन या अल मारूफ बे अल्लड़ मुटियार कहा जा सकता था। मैं चंद लम्हात के लिए उसके हुस्न के जादू में जैसे खो सा गया था, लेकिन जल्द ही मैंने खुद को उसकी ट्रांस से निकाला और मोतदिल अंदाज में सवाल किया, तुम्हारा खामिद अपने साथ कितनी रकम लेकर गया था? पूरे 1500 रुपये थानेदार साहब, वो आंखें फैलाते हुए बोली। शादा के चेहरे के तासुरात से ऐसा महसूस होता था जैसे उसने एक खती रकम का जिक्र किया हो, और ये एक खुली हकीकत भी थी। आजकल 1500 रुपये में एक रेगुलर पिज़्ज़ा ही ख़रीदा जा सकता है, लेकिन ये कई साल पहले के अच्छे और भले ज़माने का वाक़या है, जब 1500 रुपये की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। इस रकम को दौरे हाजिर के कम से कम 5 लाख रुपये समझ लें। भाईजान किसी की सुनते भी तो नहीं हैं। अजीम बुरा सा मुँह बनाकर बोला। मैंने इनसे कहा भी था कि मैं जमालपुर जाकर इसहाक डोगर की रकम दे आता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कल सुबह घोड़े पर सवार होकर वो जमालपुर रवाना हो गए। मैं उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता था, इसलिए मुझे खामोश होना पड़ा। गुमशुदा हनीफ के छोटे भाई। अजीम ने हल्की फुल्की दाढ़ी रखी हुई थी और वह एक पस्ता कामत शख्स था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक अजीम अपनी भाभी शादा का हम उम्र या 1 आध साल बड़ा दिखाई देता था। बादिशा मेरा यह अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। उसकी उम्र 27 साल थी और वह हनीफ से लगभग 3 साल छोटा था। क्या हनीफ पहले भी कभी इस तरह लापता हुआ है? मैंने दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं जी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, शादा नफ़ी में गर्दन हिलाती हुई बोली। हनीफ जब भी गांव से बाहर जाता है तो अपने बताए हुए वक्त पर वापस भी आ जाता है। ये पहली बार हुआ है कि हम उसकी राह तक रहे हैं और उसका कोई अता पता नहीं है। जमालपुर मोमिनाबाद से महज 7 मील की मुसाफत पर था। हनीफ एक ही दिन में अपना काम निपटाकर सूरज गुरूब होने से पहले वापस घर आ सकता था
और उसका प्रोग्राम भी यही था, लेकिन उसके पुरस्कार गय्याब ने एक सीधे साधे मामले में यकायक संगीनी भर दी थी। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। हनीफ इस वक्त जहाँ भी है, मुझे यकीन है वो आफियत से होगा। मुझे उम्मीद है कि वो कल किसी भी वक्त लौट आएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे थानेदार साहब, अजीम ने तशक्कुराना लहजे में कहा। मैं भाभी को यही समझा रहा था कि बारिश का मौसम है, हम नहीं जानते वहाँ जमालपुर में इसहाक डोगर का क्या हाल होगा। ऐन मुमकिन है इसने भाईजान को एक दिन के लिए अपने पास रोक लिया हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, इसलिए हम लोग भाईजान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आपके पास आए हैं। आपने यहाँ आकर कोई गलती नहीं की, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। समझ लो कि मैंने हनीफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लेकिन इससे मसला हल नहीं हो जाता, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। फिर शादा ने उलझन ज़दा अंदाज में मुझसे पूछा, मसलन क्या कुछ थानेदार साहब? हनीफ की बाजियाबी के लिए हम तीनों को मिलकर काम करना होगा, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। जब तक तुम दोनों थाने से यानी मुझसे ताउन नहीं करोगे, मैं सही मायनों में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप हमसे किस तरह का ताउन चाहते हैं थानेदार साहब? अजीम ने फिक्र भरी नज़र से मुझे देखते हुए सवाल किया। मेरे जहन ने अभी से हनीफ की तलाश का काम शुरू कर दिया है, मैंने गहरी संजीदगी से हनीफ के सवाल का जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा काम कल सुबह शुरू होगा। अगर हनीफ कल सुबह तक वापस घर नहीं आता तो तुम जमालपुर रवाना हो जाओगे। वहाँ तुम इसहाक डोगर से तफसीली मुलाकात करोगे। इससे पूछोगे कि तुम्हारा भाई 4 जुलाई बरोज़ बुध कितने बजे उसके पास पहुँचा था और कब तक वहाँ ठहरा था, और क्या उसकी वापसी बुध ही के रोज़ हुई थी या वो इससे अगले दिन यानी 5 जुलाई जुमेरात को वहाँ से रवाना हुआ था। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। ये सारी मालूमात हासिल करने के बाद तुम सीधे मेरे पास थाने आओगे। मेरी बात तुम्हारे भेजे में उतरी कि नहीं? जी मैं समझ गया थानेदार साहब, वो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। हमारे पास एक ही घोड़ा है जो भाईजान ले गए हैं। खैर मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। लम्हे भर के तजब्जुब के बाद उसने कहा, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं कल भाईजान की तलाश में जमालपुर ज़रूर जाऊँगा। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। और मुझे क्या करना होगा थानेदार साहब? शादा ने अपनी गजाली आंखों से मुझे तकते हुए पूछा। तुम जाए नमाज बिछाकर बैठ जाओ और हनीफ की सलामती के लिए अल्लाह ताला से दुआ करो, मैंने उसकी जाजिब आंखों में झांकते हुए सपाट अंदाज में कहा। मेरा मुशाहिदा है कि खूबसूरत बीवियों की दुआएं इनके शोहरों के हक़ में खट से कबूल हो जाती हैं। वो मेरे मुंह से अपने हुस्न की तारीफ सुनकर लम्हे भर के लिए झेपी, फिर जवाबन मेरी आंखों में देखते हुए खासे एतमाद से बोली, मैं तो हनीफ की बाहिफाजत वापसी के लिए मुसलसल दुआ कर रही हूँ थानेदार साहब, लेकिन वो बोलते बोलते अचानक रुक गई। तो मैंने पूछा, लेकिन क्या शादा? मेरे दिल में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं जी, वो जुज़-बुज़ होकर बोली। किस किस्म के बुरे ख्याल? मुझे लगता है कि हनीफ को कोई ख़तरनाक हादसा पेश आ गया है, वो अजीब से लहजे में बोली। और वो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते भाभी, अजीम ने जल्दी से कहा। भाईजान को कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत वापस आएंगे। हद से ज़्यादा जज्बाती और हसास होना भी नुकसानदेह है, मैंने शादा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। मेरे ख्याल में तुम्हारे जहन की इस कैफियत के ज़िम्मेदार वो खदशात और अंदेशे हैं जो मुसलसल तुम्हारी सोच में जन्म ले रहे हैं। अल्लाह पर भरोसा और अच्छे की उम्मीद रखो। फिर जैसा कि तुम्हारे देवर ने कहा है, हनीफ को कुछ नहीं होगा और वह सही सलामत वापस आ जाएगा। मेरी इस तसल्ली के बाद वो कतरे मुतमईन नज़र आने लगी। मैंने इस यकीन के साथ उसे रुखसत कराया कि हनीफ की तलाश के लिए मैं अपनी सी महकमा जाती कोशिशें ज़रूर करूँगा। बाद असा हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक मुझे ये जानने में आसानी हो गई कि कई साल पहले हनीफ और अजीम के वालिदैन का इंतकाल हो गया था। हनीफ अजीम से 3 साल बड़ा था और उसने अजीम को अपनी औलाद की तरह पाला था। दोनों भाई एक साथ एक ही घर में रहते थे। इसका घर 300 मुरब्बा गज का था, उनकी रिहाइश के लिए वो काफ़ी था। इसके पिछले हिस्से में पहलू व पहलू 2 बड़े साइज के कमरे बने हुए थे, जिनके आगे 10 फीट का एक बरामदा था। बरामदे के बाद सहन था, सहन की एक दीवार के साथ बावर्ची खाना और गुसल खाना वगैरह बने हुए थे। मकान के सामने वाले हिस्से में दाखिली दरवाजे के बाएं जानिब इन लोगों ने एक नीची छत डालकर सामने से खुला छोड़ दिया था। ये छप्पर सख्त गर्मी और बरसात के मौसम में
जानवरों के इस्तेमाल में रहता था। इनके पास एक भैंस, एक घोड़ा और 2 बकरियां थीं। इनके बाप हफीज के ज़माने से इनके पास 8 एकड़ ज़रई अराज़ी चली आ रही थी। वो दोनों भाई मिलकर इस ज़मीन में काश्तकारी किया करते थे। यही इनका रिज़्क रोज़गार था, जो उनकी गुजर बसर के लिए काफ़ी से भी ज़्यादा था। मेरी मालूमात के मुताबिक हनीफ ने 3 साल पहले शादा से शादी कर ली थी। मकान का एक कमरा इन मियाँ बीवी के इस्तेमाल में था और बराबर वाले दूसरे कमरे में अजीम रहता था। बदकिस्मती कह लें या कुदरत की मसलहत कि हनीफ और शादा अभी तक एक बेऔलाद जोड़ा ही थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि हनीफ अचानक लापता हो गया था। शादा के बयान के मुताबिक हनीफ 4 जुलाई बरोज़ बुध सुबह कहकर घर से रवाना हुआ था कि वो अपने दोस्त इसहाक डोगर का कर्ज वापस करने जमालपुर जा रहा है। इसने शाम से पहले वापस आने का भी कहा था, लेकिन इसका कहा पूरा न हो सका। चुनाचे 5 जुलाई बरोज़ जुमेरात की शाम शादा और उसके देवर अजीम ने थाने आकर हनीफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। और आज जुमा 6 जुलाई का दिन था और हस्बे साबिक हल्की फुहार का सिलसिला भी जारी था। गुज़िश्ता शाम मैंने अजीम को जो हिदायत दी थी, इनकी तामील में वो आज सुबह जमालपुर रवाना हो गया था। उसकी वापसी जुमे की नमाज के बाद हुई। मैंने उससे ताकीद कर रखी थी कि वापस आने के बाद सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करना है, इसके बाद घर या कहीं और का रुख करना है। मेरे हुक्म के ऐन मुताबिक वो इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ था और वो जमालपुर से सनसनीखेज कहानी के साथ लौटा था। थानेदार साहब, उसने तशवीश भरे लहजे में बताया, भाईजान तो जमालपुर गए ही नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। इसहाक डोगर ने मुझे जो कुछ बताया मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। इसहाक डोगर का कहना है कि भाईजान ने कर्ज की वापसी के लिए गंदम की कटाई के बाद का वादा किया था, लेकिन इसहाक ने इनसे कह दिया था कि इसे कोई जल्दी नहीं है, लिहाजा भाईजान अपनी आसानी को देखते हुए जब चाहें उसकी रकम को वापस कर सकते हैं। उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इन दिनों भाईजान इससे मिलने आ जाएंगे। बाहर कैफ वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इसहाक ने वाज़े अल्फाज में मुझे बता दिया है कि भाईजान परसों या कल सुबह इसके पास नहीं गए थे, बल्कि इसने तो ये दावा भी किया है कि पिछले 2 दिनों में जमालपुर के किसी वसनीक ने भाईजान को कहीं नहीं देखा। जमालपुर मौजा मोमिनाबाद की बनिस्बत एक बड़ी जगह और दुगना बड़ा गांव था, जिसकी आबादी कमोबेश 1000 नफूस पर मुश्तमिल थी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जमालपुर में 250 के करीब मकान मौजूद थे। इस तनाजुर में इसहाक डोगर का दावा खासी अहमियत का हामिल था। ये बहुत ही अजीब बल्कि नाकाबिले यकीन सी बात है। मैंने अजीम की तरफ देखते हुए सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम्हारा भाई जमालपुर जाने के लिए घर से निकला मगर वहाँ नहीं पहुँचा। इन 2 गाँव के दरमियान सिर्फ ये थाना ही पड़ता है, मतलब बाकायदा कोई आबादी नहीं है। कच्चे रास्ते की दोनों जानिब खेतों का सिलसिला है। अगर हनीफ वाकई मौजा मोमिनाबाद से जमालपुर की तरफ गया था और इसहाक डोगर के मुताबिक वो जमालपुर नहीं पहुंचा, तो इससे यही समझ में आता है कि वो दौरान सफ़र किसी हादसे का शिकार हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो परेशान निगाहों से मुझे तकने लगा। मैं एक मंतकी बात कर रहा हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। ये सोचना बेवकूफ़ी होगी कि तुम्हारे भाई को ज़मीन ने निगल लिया होगा या आसमान खा गया होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद अपनी बात जारी रखी। ये मत भूलो कि हनीफ के पास एक तगड़ी रकम थी। हो सकता है कि किसी मनफी जहन के आदमी ने ये पता चला लिया हो कि वो 1500 रुपये के साथ घोड़े पर सफ़र कर रहा है। मोमिनाबाद और जमालपुर के बीच 7 मील की मसाफत है, यानी मुमकिन है कि किसी बुरे इंसान ने इस रकम के हुसूल की खातिर तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचा दिया हो। मैंने दानिस्ता, मोहतात और नर्म अल्फाज का चुनाव किया था। इन लम्हात में मेरा जहन इन खतूत पर सोच रहा था कि किसी जानकार राहज़न ने हनीफ को ठिकाने लगा दिया होगा और इसके घोड़े और रकम को लेकर कहीं फरार हो गया होगा। अगर इस इलाके की अच्छी तरह तलाशी ली जाए तो हनीफ की लाश का सुराग लग सकता था। ये एक थ्योरी थी। ये भी हो सकता था कि हनीफ ने 4 जुलाई की सुबह जमालपुर का रुख ही न किया हो। आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं थानेदार साहब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। तुम्हें किसी भी शफ़ाफ़ सच्चाई का सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए अजीम, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस अंदाज में कहा। तुम्हारे भाई को लापता हुए 2 दिन गुजर चुके हैं और ये कोई तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं है।
अच्छी तरह सोच कर बताओ, तुम्हारे और शादा के अलावा और किस किस को ये बात मालूम थी कि हनीफ एक तगड़ी रकम के साथ जमालपुर जाने वाला है? मैं समझता हूँ कि ये बात मेरे और भाभी के अलावा किसी के इल्म में नहीं थी, अजीम ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में जवाब दिया। भाईजान ने खुद किसी को बताया हो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर इस्तफसार किया। तुम्हारे भाईजान की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? भाईजान बहुत गुस्से वाले और लड़ाका तबीयत के मालिक थे, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। इसे बाकायदा दुश्मनी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले चंद माह में उनका कई एक अफराद से अच्छा खासा झगड़ा हो चुका था। मैंने कागज़ संभालते हुए सवाल किया, क्या इन कई एक अफराद का ताल्लुक मोमिनाबाद ही से है? जी थानेदार साहब, उसने उस बात में सर हिला दिया। मुझे इन लोगों के नाम बताओ। मौलवी रशीद और इदरीस घुम्मन और गोगा शेर, उसने बताया। मैंने पूछा, क्या इनमें से किसी ने तुम्हारे भाई को ख़तरनाक नताइज की धमकी वगैरह भी दी थी? इसका मुझे पता नहीं जनाब, वो माजरत खाना लहजे में बोला। इनमें से किसी से भी झगड़े के वक्त में वक़ुआ के वक्त मौजूद नहीं था। मुझे बाद में दूसरे लोगों की ज़बानी मालूम हुआ था कि खासी गर्मा गर्मी और गालम गलोच भी हुई थी। क्या तुम समझते हो कि इन 3 अफराद और हनीफ के बीच झगड़े का सबब क्या था? पहली बात तो यह है जनाब कि भाईजान का इन लोगों से एक ही दिन और एक ही जगह पर झगड़ा नहीं हुआ था। ये 3 नाखुशगवार वाक़यात पिछले 5-6 माह पर मुहित हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। और दूसरी बात ये कि मैं वाकई इसके असबाब से वाकिफ़ नहीं हूँ। भाईजान के अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत कम है, किसी भी छोटी से छोटी नापसंदीदा बात पर वो भड़क उठते हैं। अगर सामने वाला भी गर्म तबीयत का मालिक हो तो फिर लड़ाई लाजमी है। हम तो घर के लोग हैं और वह हमसे बड़े भी हैं, इसलिए हम इनकी हर कड़वी और जहरीली बात को पी जाते हैं, लेकिन गैर तो इतना लिहाज नहीं करते ना थानेदार साहब। मैं इस नुक्ते को समझ सकता हूँ। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, मैं तुम्हारे भाईजान के तनाज़ात की वजूहात खुद ही मालूम कर लूँगा। तो मुझे ये बताओ कि ये तीनों अफराद करते क्या हैं? मौलवी रशीद तो मोमिनाबाद की मस्जिद के पेश इमाम हैं, अजीम ने जवाब दिया, और इदरीस घुम्मन जमींदार है, और गोगा शेर, इसका असल नाम तुफैल है, वो ज़ात का मोची है, कामकाज का कोई नहीं। गोगा शेर पहलवानी और आवारागर्दी करता रहता है, वो 2 साल की जेल भी काट चुका है। जेल जाने से पहले वो तुफैल उर्फ गोगा हुआ करता था। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने नाम के साथ शेर का इजाफा कर लिया है, जैसे ये कोई ख़ास डिग्री हो जो इसे जेल में 2 साल गुजारने पर मिली हो। बात के इख्तिताम पर अजीम के लहजे में तल्खी घुल गई थी। मुझे ये समझने में कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि अजीम गोगा शेर के लिए अपने दिलो दिमाग में नफरत के जज्बात रखता था। मैंने रसान भरे लहजे में इस्तफसार किया, गोगा शेर को किस सिलसिले में 2 साल की जेल हुई थी? गोगा ने अपने एक साथी खुशी मोहम्मद के साथ मिलकर सूफी नगर के एक जमींदार के घर में डकैती मारने की कोशिश की थी, अजीम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। इस वारदात के दौरान में साहिब खाना याकूब जट ने मज़ाहमत की कोशिश की तो खुशिया ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। ये 3 साल पहले का वाक़या है थानेदार साहब। गोगा शेर तो 2 साल की सज़ा काट कर रिहा हो गया था, लेकिन खुशिया अभी तक जेल में सड़ रहा है। मुझे इस थाने में तैनात हुए कमोबेश 1 साल होने को आ रहा है। ये वाक़या मुझसे पहले का है। मैं आज रात ही इस केस की फ़ाइल का मुताला करूँगा, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। तुम घर जाकर अपनी भाभी का ख्याल रखो। मैं तुम्हारे भाई का खोज लगाने के लिए एक पुलिस पार्टी को रवाना करता हूँ और तफ्तीश का आगाज़ करता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जल्द या बदेर मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ ही निकालूंगा। अजीम ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। अजीम के जाने के बाद मैंने हवलदार उस्मान खान को अपने पास बुला लिया। उस ज़माने में आजकल की तरह थाने में भारी नफरी देखने को नहीं मिलती थी। मेरे थाने में मुझे मिलाकर कुल 5 अफराद का अमला था, यानी मैं, हवलदार उस्मान खान और 3 कांस्टेबल, जिनके नाम उम्र के लिहाज से अलल तरतीब मंजूर हुसैन, इमदाद अली और नसीर अहमद थे। मेरे थाने का निज़ाम इतने अफराद से बखूबी चल रहा था। हुक्म मलिक साहब। हवलदार ने मेरे कमरे में आकर मुझे ताज़ीम भरा सलाम किया और अटेंशन खड़ा हो गया। तुम्हें पता है ना, कल शाम शादा अपने देवर अजीम के साथ अपने खामिद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। मैंने कहा और उसे बैठने का इशारा किया।
वो मेरे सामने मेज की दूसरी जानिब एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जी मलिक साहब, शादा का घर वाला हनीफ बुध की सुबह अपने किसी दोस्त से मिलने जमालपुर गया था और अभी तक वापस नहीं आया। ये खबर तो पुरानी हो गई खान साहब। क्या मतलब है जनाब? हवलदार ने उलझनज़दा लहजे में इस्तफसार किया। ताज़ा तरीन बात यह है कि मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए बताया, हनीफ जमालपुर नहीं पहुंचा, यानी वो मोमिनाबाद और जमालपुर के दरमियान कहीं गायब हो गया है और उसके पास मुबलिक 1500 रुपये भी थे जो उसने जमालपुर के एक वसनीक इसहाक डोगर को देना थे। मैंने आज हनीफ के छोटे भाई अजीम को जमालपुर भेजा था। वो जाकर इसहाक डोगर से मिला है और इसी ने अजीम को बताया है कि हनीफ तो वहाँ गया ही नहीं। दो बातें हो सकती हैं मलिक साहब, हवलदार ने गंभीर अंदाज में कहा। नंबर 1, हनीफ जमालपुर गया ही नहीं, किसी और तरफ निकल गया और किसी वजह से वो वहाँ फंस कर रह गया। नंबर 2, वो जमालपुर जाकर इसहाक डोगर से मिला हो, लेकिन किसी खास वजह से डोगर गलत बयानी से काम ले रहा हो। हवलदार उस्मान खान की उम्र 35 साल थी। वो एक समझदार और ज़ैरिक पुलिस एहलकार था। वो काफ़ी अरसे से इस थाने में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। मुझे उसके साथ काम करते हुए लगभग 1 साल हो गया था। मैंने उसे एक ज़िम्मेदार, काबिल भरोसा कुलीग पाया था। उस्मान खान, तुम्हारी बात में अच्छा खासा वज़न है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, लेकिन इन खतूत पर जहन को दौड़ाते हुए बहुत सारे नए रास्ते खुल जाते हैं। मसलन कौन से रास्ते मलिक साहब? उसने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। मसलन हम इस नुक्ते को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उसके पास 1500 की रकम मौजूद थी। मैंने वजाहत करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, हनीफ जमालपुर के लिए घर से रवाना हुआ था या उसका इरादा कहीं और जाने का था। अगर कोई मनफी जहनियत का शख्स उसके पास रकम की मौजूदगी से आगाह था तो वो इसे लूटने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बाकी जहाँ तक इसहाक डोगर की बात है तो लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक हनीफ और इसहाक में खासी पुरानी दोस्ती है और वो 1500 रुपये इसहाक का ही दिया हुआ कर्ज था जो हनीफ उसे लौटाने जमालपुर गया था। मैं नहीं समझता कि इस सिलसिले में इसहाक डोगर को दरोगोई से काम लेने की ज़रूरत हो। आप भी सही कह रहे हैं और गलत मैंने भी नहीं कहा मलिक साहब, उसने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा, लेकिन फ़िलहाल मसला ये है कि हमें किसी भी तरह हनीफ या इसके घोड़े को तलाश करना है, जिंदा या मुर्दा। मैं तुमसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, और इसी सिलसिले में मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि हनीफ की तलाश का काम अभी और इसी वक्त शुरू कर दिया जाए और हमारी पहली कोशिश मोमिनाबाद से जमालपुर के दरमियान होगी। मुसलसल बरसती बारिश ने खुरे और खोज की राहें तो मसदूद कर रखी हैं, चुनाचे अपने मकसद को पाने के लिए हम किसी तजर्बेकार खोजी की मदद नहीं ले सकते। आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, इसके बाद सूरज गुरूब हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि 2 कांस्टेबल्स को अच्छी तरह समझाकर मोमिनाबाद रवाना कर दो। वो मोमिनाबाद से थाने तक के 2 मील के टुकड़े को पूरी तरह खंगाल डालें। कच्चे रास्ते से हटकर खेतों के अंदर जाकर भी चेक करें, हो सकता है कि कहीं हनीफ या इसके घोड़े का कोई सुराग मिल जाए। बाकी थाने से जमालपुर तक की तलाश का काम कल देख लेंगे। अगर हनीफ वाक़ईतन किसी हादसे का शिकार हुआ है तो इसकी लाश कहीं न कहीं ज़रूर पड़ी मिलेगी और मुमकिन है कि इसके करीब करीब ही घोड़े का मुर्दा जिस्म भी मौजूद हो। समझ गया मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला, मैं अभी 10 मिनट में आपके अहकामात की तामील करवाता हूँ। तुम्हें एक और काम भी करना होगा, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। तुम काफ़ी अरसे से इस थाने की खिदमत कर रहे हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कमोबेश 3 साल पहले मोमिनाबाद के वसनीक 2 अफराद, खुशी मोहम्मद उर्फ खुशिया और गोगा ने मौजा सोती नगर के सूफी नगर के एक जमींदार याकूब जट के घर में डकैती की वारदात की थी, जिसमें खुशिया के हाथ से याकूब जट की मौत वाक़ई हो गई थी। जल्दी पुलिस ने खुशिया और गोगा को गिरफ्तार कर लिया था। गोगा तो 2 साल की सज़ा काट कर वापस आ चुका है, लेकिन खुशिया अभी तक जेल ही में है। गुमशुदा हनीफ के छोटे भाई अजीम ने मुझे बताया है कि कुछ अर्से पहले गोगा शेर और हनीफ के बीच झगड़ा हो गया था। मुझे सूफी नगर वाली डकैती की फ़ाइल चाहिए। आज रात सोने से पहले मैं इस फाइल का मुताला करूँगा। क्या पता गोगा शेर और हनीफ की पुरस्रार गुमशुदगी में कोई कनेक्शन मिल जाए। जी ज़रूर, वो फर्माबरदारी से बोला। मज़कूरा फ़ाइल रिकॉर्ड रूम की एक अलमारी में महफूज है, मैं थोड़ी देर में निकाल कर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जनाब।
میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہفتہ 7 جولائی کا دن نہایت سنسنی خیز اور ہنگامہ پرور تھا۔